As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself चार्ल्स या चार्ल्स द थर्ड यूनाइटेड किंगडम का वर्तमान राजा है, जो ब्रिटेन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सिंहासन का उत्तराधिकारी था। उसके जीवन में कई घोटाले और व्यक्तिगत ड्रामा हुआ था। इस सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मिक्स शो प्रेजेंट्स चार्ल्स द थर्ड। कैसे रहता है ग्रेट ब्रिटेन का नया राजा और वह अपने लाखों खर्च कैसे करता है। चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज विंडसर का जन्म 14 नवंबर 1948 को बकिंगम पैलेस में राजकुमारी एलिजाबेथ और उनके पति फिलिप माउंटबैटन के भव्य शादी के 1 साल बाद हुआ था। चार्ल्स के पिता जन्म के समय मौजूद नहीं थे और स्क्वैश के खेल में विचलित थे, और जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उन्होंने अपने बेटे की तुलना प्लम पुडिंग से करते हुए अजीब स्टेटमेंट दिया। समाचार पत्रों में यह भी लिखा गया कि नवजात शिशु निकट भविष्य में राजा नहीं बनेगा और वह पूरे 50 या 60 वर्ष के बाद ही सिंहासन हासिल करके राजा बन पाएगा। ये पूर्वानुमान राजकुमार के लिए भी आशावादी निकले। बाद में चार्ल्स की एक बहन एना और भाई एंड्रयू और एडवर्ड मिले। 1 साल बाद राजकुमार के पिता को माल्टा में सेवा करने के लिए नियुक्त किया और एलिजाबेथ ने विदेश में अपने पति को फॉलो किया, केवल कभी कभी अपने बेटे को लंदन छोड़ती। 2 साल बाद चार्ल्स के दादा किंग जॉर्ज 6 की मृत्यु हो गई और एलिजाबेथ द सेकंड सम्राट के सिंहासन पर चढ़ गई। इस प्रकार पहले से 3 साल की उम्र में हमारा नायक उत्तराधिकारी के पदानुक्रम में पहला व्यक्ति बना। उसे ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और प्रिंस ऑफ वेल्स की उपाधि दी गई, लेकिन औपचारिक समारोह बहुत साल बाद हुआ। चार्ल्स एक संवेदनशील बच्चे की तरह बढ़ा और अपनी नानी रानी माँ के करीब था, जिसने प्रकृति और कला के उसके प्यार को प्रोत्साहित किया। और विंस्टन चर्चिल ने उसे 3 साल की उम्र में देखकर बताया, ये इतना सोचने के लिए बहुत छोटा है। लड़के ने पियानो, ट्रम्पेट और सेलो का अध्ययन किया। हालांकि वह खुद को संगीत में निराशाजनक कहता था। जिस चीज में वह वास्तव निराशाजनक है वो सेलिंग था, जिसे उसके पिता ने स्वीकार किया था। चार्ल्स ने याद किया कि उन्हें लगातार अपने माता पिता से डांट मिली थी। सामान्य तौर पर चार्ल्स का अपने पिता के साथ संबंध कठिन था। फिलिप ने अक्सर अपने बेटे की परवरिश में क्रूरता दिखाई। उसकी डांटें और आलोचना राजकुमार को अक्सर रुलाती थी। माँ के साथ भी कोई मजबूत भावनात्मक संबंध नहीं था। चार्ल्स के अनुसार वह उदासीन नहीं थी, बल्कि अलग थी। उसी समय राजकुमार वयस्कों की बातचीत में रुचि लगाकर सुनता था। बाल्मोरल के स्कॉटिश महल में उसने इसे अपने बाथरूम में एक आउटलेट के माध्यम से किया, इमारत की प्राचीन वास्तुकला की वजह से। 5 से 8 साल की उम्र से राजकुमार ने गृह शिक्षा प्राप्त की, जिसे उनके शासन ने संभाला और फिर ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारियों में पहले कुलीन लंदन स्कूल हिल हाउस में भाग लेने लगा। पढ़ना और लिखना उसके लिए आसान था, लेकिन गणित अधिक कठिन था। जल्द ही उसके पिता ने चार्ल्स को बोर्डिंग स्कूल चीएम में दाखिल कर दिया, जहां उसने खुद से ही पढ़ाई की। लेकिन युवा वारिस बहुत अधिक कमजोर और घरेलू था। अक्सर चुपके से रोता था और सहपाठियों का पसंदीदा टारगेट बन जाता था। वे उसके उभरे हुए कानों पर हंसते थे और उसे बड़े कान वाला कहते थे, डम्बो कार्टून पे आधारित। इसके अलावा लड़का अक्सर बीमार रहता था और स्कूल के नियमों का उल्लंघन करने के लिए कोड़े मारता था, जो उसके समय स्वीकार किए जाते थे। उसके बाद उनके पिता ने चार्ल्स को एक और संस्थान में भेजा, जहां उन्होंने पहले अध्ययन किया था। स्कॉटलैंड में एक पब्लिक स्कूल गॉर्डनस्टाउन, जो शिक्षा की कठोरता के लिए प्रसिद्ध था। पहले दिन से राजकुमार अपने साथियों से बदमाशी का अच्छा टारगेट बन गया और गॉर्डनस्टाउन में बुलिंग लगभग ऑफिशियल और बहुत ही क्रूर था। चार्ल्स ने यह सब दृढ़ता से सहन किया और कभी वापस नहीं दिया, केवल कभी कभी उत्तर देता था। उदाहरण के लिए 14 साल की उम्र में वह पास के एक पब में गया, जहां उसने चेरी ब्रांडी ऑर्डर की, लेकिन दुर्भाग्य से एक रिपोर्टर प्रतिष्ठान में बैठा था। एक घोटाला सामने आया और राजकुमार के अंगरक्षक ने अपने वार्ड का ट्रैक नहीं रखने के लिए अपनी नौकरी खो दी। चार्ल्स ने 1966 में गार्डनस्टाउन में अपनी पढ़ाई को कुछ समय के लिए रोक दिया, जब उसने ऑस्ट्रेलिया में 2 सेमेस्टर बिताए। इसको उसने बाद में अपनी शिक्षा का सबसे सुखद हिस्सा कहा। इसके अलावा राजकुमार ने पहली बार एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में दर्जनों आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग भी लिया। स्कॉटलैंड लौटकर
हमारे चार्ल्स को उसके वरिष्ठ वर्ष में हेड बॉय नियुक्त किया गया था और एवरेज ग्रेड के साथ स्कूल में से ग्रेजुएट होने के बाद उसने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। वहां उसने पुरातत्व, नृविज्ञान और इतिहास का अध्ययन किया और छात्र ऑर्केस्ट्रा में सेलो भी बजाता था। कैम्ब्रिज में स्नातक होने के 1 साल पहले 1969 में राजकुमार ने वेल्स में एबरिस्विथ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर बिताया और औपचारिक रूप से प्रिंस ऑफ वेल्स की उपाधि स्वीकार करने से पहले राष्ट्रवादी टेडी मिलवर्ड के साथ वेल्श भाषा का पाठ शुरू किया। समारोह के बाद ताज का उत्तराधिकारी इंग्लैंड के सार्वजनिक जीवन में एक सक्रिय भागीदार बन गया। उसे रॉयल वेल्स रेजिमेंट का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया और अगले वर्ष ब्रिटिश कैबिनेट की बैठक में भी भाग लिया। 1970 में चार्ल्स ने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और 5 साल बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुसार उसे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में इनिशिएट किया गया। वैसे विभिन्न वर्षों में राजकुमार ने खुद को एक कुशल लेखक साबित किया। वह चित्रकला, वास्तुकला, बागवानी और पारिस्थितिकी के लिए समर्पित कई पुस्तकों का लेखक है। इसके अलावा उसने खुद को कुछ अल्पज्ञात डॉक्यूमेंट्रीज के पटकथा लेखक के रूप में आजमाया। 1971 में युवक ने एक ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया और आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश वायुसेना में हेलीकॉप्टर और फाइटर पायलट के रूप में नामांकित हुआ। फिर वह स्वेच्छा से नौसेना में भर्ती हो गया, जिसमें उसने अपने जीवन के कुछ और साल बिताए। वैसे शाही वारिस ने 1994 में विमान को चलाने से इनकार कर दिया, जब उसने स्कॉटलैंड के तट पर हेब्रिडीज द्वीप पर एक विमान यात्री को चोट पहुंचा दी। 70 के दशक में चार्ल्स ने कई बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बैठकों में भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल के पद के लिए आवेदन किया। हालांकि ग्रीन कॉन्टिनेंट पर संवैधानिक संकट के कारण उसने इस नियुक्ति से इनकार कर दिया। उसने ब्रिटिश राजशाही के प्रतिनिधि के रूप में भी अक्सर अन्य राज्यों में राजदूत रिसीव किए और विदेशों का दौरा किया। और 1971 में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की ऐसी एक यात्रा के दौरान एक मजेदार घटना हुई। राष्ट्रपति निक्सन ने चार्ल्स को अपनी बेटी त्रिशा के साथ मिलवाने की कोशिश की। उन्होंने सभी इवेंट्स में लड़की को ब्रिटिश राजकुमार के बगल में बैठने की व्यवस्था की, जिसने खुद चार्ल्स को नाराज कर दिया और सरप्राइज भी। युवावस्था में हमारा राजकुमार लेडीज मैन था। वह कहते हैं कि चिली के राजदूत लूसिया सांता क्रूज की बेटी के साथ उसका चक्कर था और ये वो थी जिसने कुछ साल बाद एक पार्टी में हमारे चार्ल्स को कैमिला शैंड से मिलवाया था। चार्ल्स को विश्वास था कि उसका परिवार वैसे भी उसकी जीवन साथी का चयन करेगा। खुशी के साथ एक और अनऑफिशियल रोमांस में डूब गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से खुद भी प्यार में ही पड़ गया। युवाओं ने हर बार मौका मिलने पर एक दूसरे को देखने की कोशिश जरूर की और उन्होंने नियमित रूप से फोन भी किया और घंटों फोन पर बात कर सकते थे। लेकिन कैमिला रानी की भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि भविष्य की रानी को अपर क्लास परिवार और प्योरिटी की आवश्यकता थी। उसके पास न तो ये था न तो वो। एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने बेटे की पसंद को मंजूरी नहीं दी और जल्द ही वो वेस्ट इंडीज में सेवा करने के लिए चली गई और कैमिला को स्पष्ट कर दिया गया कि वह शाही वारिस के लिए मैच नहीं थी। 1973 में उसने एंड्रयू पार्कर बोवेल्स से शादी की और फिर 2 बच्चों को जन्म दिया। खैर, चार्ल्स अपने दूसरे चचेरे भाई अमांडा नेचुरल से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने रिपब्लिकन द्वारा अपने दादा अर्ल माउंटबैटन की हत्या के बाद खुद को शाही परिवार में प्रवेश करने से मना कर दिया। प्रिंस ने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की बेटी लेडी जेन वेल्सली से भी मुलाकात की। उनकी आसन्न सगाई की अफवाहें कई महीनों से प्रेस में सक्रिय रूप से प्रसारित थी, लेकिन यह पता चला कि चुपचाप उनका ब्रेकअप हो गया। लड़की को हर बार प्रेस के बीच रहना पसंद नहीं था और वे शाही राजवंश के पुरातन नियमों के अनुकूल नहीं थी। लेखन के अलावा हमारे राजकुमार जादू की ट्रिक्स के शौकीन थे और 1975 में सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें मैजिक सर्कल में भी स्वीकार कर लिया गया। एक कप और एक गेंद के साथ एक ट्रिक को प्रेजेंट किया। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह परीक्षा एक औपचारिकता थी, क्योंकि ऑडिशन के पहले पार्ट में प्रवेश का प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित था। लंदन में सैन्य सेवा से लौटने के बाद चार्ल्स सक्रिय रूप से दान कार्य में संलग्न होने लगे। उसने प्रिंस फाउंडेशन और पर्यावरण संरक्षण और शहरी पर्यावरण के सुधार के क्षेत्र में काम करने वाले 16 अन्य संगठनों की स्थापना की और सैकड़ों सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण संगठनाएं उसके संरक्षण में आज भी है। उदाहरण के लिए, वो बहुत सारे लिबरल प्रोजेक्ट्स और छोटे राज्यों में सेक्सुअल माइनॉरिटीज के अधिकारों को मान्यता देने में प्रोत्साहन देता है। हालांकि चार्ल्स पर बार बार इस तथ्य का आरोप लगाया गया था कि अमीर विदेशी दान करते हैं, लाभ और प्राथमिकताएं प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए नाइटवुड। नहीं, वो सीक्रेट डोनर्स से संपर्क करने से बचता है।
इसके लिए ओसामा बिन लादेन के सौतेले भाइयों द्वारा लगभग $2 मिलियन को उनके फंड में भेजा दिया गया था। 1980 में राजकुमार ने बच्चों को एक किताब लिखी, ओल्ड मैन ऑफ लैक्नेगार। ये वो कहानियां थी जो वो अपने बचपन में उसके छोटे भाइयों एंड्रयू और एडवर्ड को सुनाता था। बाद में राजा द्वारा सुनाई गई पुस्तक के आधार पर एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म बनाई गई, फिर एक संगीत उत्पादन और यहाँ तक कि एक बैले भी दिखाई दिया। इस बीच परिवार ने जोर देकर कहा कि चार्ल्स बस जाए और दुल्हन को चुन ले। उम्मीदवारों की सूची इतनी छोटी थी कि राजकुमार ने मजाक में कहा, शायद मुझे अपना ओरिएंटेशन बदलना चाहिए। वैसे भी उसने अपने हाथ को पेश किया। अगर वो भाग्यशाली रहता तो स्कॉटिश एना वॉलेस को उस पर दिल आता, लेकिन इनकार हुआ। मोनाको की राजकुमारी कैरोलीन के साथ भी यही बात हुई। कुछ समय के लिए राजकुमार सारा स्पेंसर से मिले, हालांकि ये रिश्ता समाप्त हो गया। तब उसकी छोटी बहन डायना तारे जैसे दिखाई दी। वह शाही परिवार के लिए एक आदर्श मैच थी और 6 फरवरी 1981 को चार्ल्स ने प्रपोजल कर दिया। चार्ल्स ने इस तथ्य को छिपाने की कोशिश भी नहीं की कि वो अपने मंगेतर के साथ प्यार में नहीं था और पत्रकार के सीधे सवाल को जवाब स्पष्ट रूप से दिया, जो भी प्यार कहलाता है। लेकिन डायना ने जवाब दिया, बेशक मैं प्यार में हूँ। इस तथ्य के बावजूद कि शादी से पहले जो 29 जुलाई को सेंट पॉल कैथेड्रल में हुई थी, वे केवल 13 ही बार मिले थे। पहले वर्षों तक कपल एक खुशहाल परिवार की उपस्थिति बनाए रखने में कामयाब रहे। 81 में उनके बेटे विलियम का जन्म हुआ और 84 में डायना ने हैरी को जन्म दिया। एक इंटरव्यू में डायना ने कहा कि अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान उसके पति के साथ उसके संबंध काफी अच्छे हो गए और ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक था। लेकिन प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला के साथ मिलना जारी रखा और 90 के दशक की शुरुआत में सभी समाचार पत्र पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में तुरही बजा रहे थे। प्रतिशोध में डायना ने अन्य पुरुषों को भी डेट किया। 1993 में भविष्य के राजा और रानी संघ के नाम से जुड़े सबसे बड़े और गंदे घोटालों में फंस ही गए। एक बहुत ही रंगीले वार्तालाप जो चार्ल्स और कैमिला के बीच बातचीत का एक प्रतिलेख मीडिया में दिखाई दिया। राजनीतिक अभिजात वर्ग आमतौर पर भविष्य के राजा के प्रति वफादार हैरान थे और कुछ ने खुले तौर पर संदेह व्यक्त किया कि राजकुमार शासक की भूमिका के लिए उपयुक्त था या नहीं। कई लोगों ने यह भी संदेह किया कि शाही परिवार की प्रतिष्ठा कभी भी ठीक नहीं होगी। चार्ल्स और डायना उस समय पहले से ही अलग अलग रह रहे थे, जो प्रेस में भी जाना जाता था। 1996 में यह शादी तलाक और सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने में समाप्त हो गई। कैमिला ने 1 साल पहले अपने पति को तलाक दे दिया था और प्रिंस चार्ल्स अपनी प्रेमिका के साथ अपनी शादी के लिए अपनी मां से अनुमति लेना चाहते थे, लेकिन डायना के जीवन का अंत करने वाली दुर्घटना ने उन्हें इसे स्थगित करने के लिए मजबूर किया। पार्कर बॉल्स को लोगों द्वारा नापसंद किया जाता था, उसे परिवार का विध्वंसक माना जाता था और लेडी डायना की मौत का अपराधी भी। दूसरी ओर चार्ल्स ने कथित तौर पर डायना के लिए शाही अंतिम संस्कार की शुरुआत की और इस पर अपनी मां से झगड़ा किया। जब कैमिला के आसपास नकारात्मकता की लहर और चार्ल्स के साथ उनका संबंध थम गया तो उन्होंने आखिरकार 2005 में शादी कर ली। ब्रिटिश क्राउन के इतिहास में पहली बार शादी को चर्च द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था और रानी सिविल सेरेमनी में मौजूद नहीं थी। राजकुमार के चुने हुए प्रिंसेस ने अपने पति की उपाधि प्राप्त की, लेकिन दूसरे का उपयोग करते हुए वेल्स की राजकुमारी का खिताब छोड़ना चुना और डचेस ऑफ कॉर्नवॉल का टाइटल यूज किया। 2012 में एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने बेटे को सभी ब्रिटिश सशस्त्र बलों में सर्वोच्च मानद उपाधि से सम्मानित किया, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ द रॉयल एयरफोर्स, और साथ ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने पर राजकुमार का काम बहुत ही मूल तरीके से नोट किया गया था। इक्वेडोर के पेड़ मेंढक की हाल में ही खोज की गई और लुप्तप्राय प्रजातियों का नाम उनके नाम पर रखा गया था। शाही कर्तव्यों से अपनी खाली समय में सिंहासन का उत्तराधिकारी पोलो का शौकीन है। उसे मछली पकड़ना और वाटर कलर पेंटिंग भी पसंद है। उसके कार्यों में से एक स्कॉच विस्की के लेबल पर देखा जा सकता है। कैसल ऑफ मे का एक वाटर कलर चार्ल्स द्वारा चित्रित किया गया था। वह ब्लेंड का ऑथर भी था। उनके अन्य चित्रों के लिथोग्राफ नीलामी में बेचे जाते हैं और आय को विभिन्न चैरिटेबल फाउंडेशंस में स्थानांतरित किया जाता है। राजकुमार का एक और गंभीर शौक बागवानी है। 33 साल की उम्र में उन्होंने महत्वाकांक्षी रूप से देश में कृषि बढ़ाने के अपने इरादे को घोषणा की और वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उत्पादन और लोकप्रियकरण के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। अपने ग्लॉस्टरशायर एस्टेट में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सबसे आम सब्जियों के साथ बिस्तरों की खेती शुरू की और बहुत जल्द एस्टेट को शाही खेत कहा जाने लगा। वैसे कई लोग ध्यान देते हैं कि चार्ल्स के हाथ वास्तव में खेती के लिए ही है।
यहाँ तक कि एलिजाबेथ द्वितीय ने कहा था कि उनके बड़े बेटे के बड़े लेकिन सुंदर हाथ थे, लंबी उंगलियों के साथ, और उनके या उनके पिता के समान बिल्कुल नहीं थे। समय के साथ राजकुमार का शौक मिनी होटलों के साथ एक वास्तविक कृषि होल्डिंग में बदल गया और अंग्रेजी स्कूलों में पारिस्थितिक उद्यान दिखाई भी दिए। बागवानी का प्यार कभी कभी इस तथ्य की ओर जाता है कि चार्ल्स कई बार हास्यास्पद नजर आते हैं। उदाहरण के लिए वह पौधे से बात करते हैं और स्वीकार करते हैं कि जवाब देते हैं, और उसके द्वारा लगाए गए हर पेड़ की शाखाओं को भी हिलाते हैं। विषमताओं में से एक है, वह पजामा पसंद नहीं करता है और केंद्रीय हीटिंग सिस्टम से नफरत करता है। उनके अनुसार वे इसे भरा हुआ बनाते हैं। चार्ल्स हैरी पॉटर की किताबों और डॉक्टर हू सीरीज के भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं। 2013 की गर्मियों में उन्होंने और उनकी पत्नी ने फिल्म स्टूडियो का भी दौरा किया, जहां उनके पसंदीदा टीवी प्रोजेक्ट को फिल्माया जा रहा है, और मुख्य भूमिकाओं के कलाकारों के साथ बात की। उन्हें एपिसोड में खेलने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने मना किया। हालांकि चार्ल्स पहले ही टेलीविजन पर दिखाई दे चुके हैं। उन्होंने बच्चों की किताबें पढ़ी, 2000 में सीरीज की 40वीं वर्षगांठ के सम्मान के सोप ओपेरा कोरोनेशन स्ट्रीट में प्ले किया और BBC पर वेदर फोरकास्ट को भी होस्ट किया। वह प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता और लेखक स्टीफन फ्राई के करीबी दोस्त भी है और 90 के दशक के उत्तरार्ध में उनके सम्मान के एक संगीत कार्यक्रम में हास्य दृश्य में भाग लिया। चार्ल्स को एक वेटर की भूमिका मिली। इसके अलावा उन्होंने अभिजात वर्ग के बारे में एक रियलिटी शो में अपनी उपस्थिति से दर्शकों को आश्चर्यचकित किया। नवंबर 2013 में चार्ल्स अपने 65वें जन्मदिन पर पहुंचे और एक राज्य पेंशन प्राप्त करना शुरू किया, एक सप्ताह में 110 पाउंड। लेकिन बकिंगम पैलेस ने तुरंत घोषणा की कि यह पैसा विभिन्न धर्मार्थ नीवों और फाउंडेशंस में भेजा जाएगा, क्योंकि प्रिंस पहले से ही राज्य द्वारा सुरक्षित है। अदालत के करीबी लोग चार्ल्स की अपनी राय व्यक्त करने की प्रवृत्ति पर ध्यान देते हैं, भले ही ये शाही परिवार की तटस्थता का उल्लंघन करता हो। और 2015 में यह प्रेस में एक घोटाले का कारण बना, जब चार्ल्स द्वारा सरकारी मंत्रियों को लिखे गए नोटों को प्रकाशित किया गया कि उन्होंने विभिन्न विषयों पर पैरवी की, इराक में युद्ध से लेकर स्कूल लंच में पोषक सामग्री तक। इसके अलावा हमारे नायक सरकार के माध्यम से बैजर्स की व्यापक शूटिंग के लिए अनुमति को बढ़ावा दिए और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की नजर के अनपढ़ और क्रूर व्यक्ति दिखाई दिए। सुर्खियों में उनके नाम का उल्लेख करने का अगला कारण 2019 में सामने आया, जब एक ऑस्ट्रेलियाई ने कहा कि वह चार्ल्स और कैमिला का बेटा है। उन्होंने प्रेस को बताया कि उनका जन्म 1966 में विवाहेतर संबंध के परिणाम स्वरूप हैम्पशायर में हुआ था और बाद में शाही परिवार के लिए काम करने वाले एक स्थानीय जोड़े को गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया। उनके अनुसार उनके दादा दादी ने कई बार कहा है कि वह चार्ल्स और कैमिला के बच्चे हैं। हालांकि ये कहानी कहीं भी नहीं गई है। चार्ल्स, जैसा कि अपेक्षित था, ने DNA परीक्षण के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। 8 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई और 73 वर्ष के चार्ल्स ने ब्रिटिश सिंहासन को संभाला। वो अपने 4 नामों में से किसी को भी थ्रोन नेम के रूप में चुन सकता था, लेकिन उसने चार्ल्स III बने रहने का फैसला किया। इंग्लैंड के राष्ट्रगीत के कुछ शब्द हाल ही में बदले गए हैं, गॉड सेव द किंग, और जल्द ही चार्ल्स के फोटो वाले बैंक नोट्स, कॉइन, स्टैम्प्स जारी हो जाएंगे। एक राजकुमार के रूप में चार्ल्स के भाग्य का अनुमान $100 मिलियन है और अब उनकी कुल संपत्ति 600 मिलियन हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार रानी के पास निजी संपत्ति थी, जिसमें स्कॉटलैंड में बालमोरल कैसल और इंग्लैंड में सैंड्रिगम एस्टेट शामिल थे, और ऑफशोर खातों में लाखों का निवेश किया था। राजा के रूप में चार्ल्स अब अचल संपत्ति, गहने और कला और अरबों डॉलर के मालिक है। हालांकि वे उसके नहीं है, क्योंकि वे कुर्सी से बंधे हैं और बेचे नहीं जा सकते। चार्ल्स अब लैंकेस्टर के डची के प्रभारी है, जो कई वास्तुशिल्प और प्राकृतिक स्मारकों का मालिक है और जो कृषि भूमि, ऐतिहासिक अचल संपत्ति के किराए और वित्तीय निवेश से लाभ उठाता है। कुल मिलाकर काउंटी प्रति वर्ष $30 मिलियन की आय उत्पन्न करता है। अचल संपत्ति का एक और पैकेज प्रबंधन में विरासत में मिला क्राउन की संपत्ति है। विभिन्न देशों में भूमि और संपत्ति का ये कुल $25 बिलियन अनुमानित है और सम्राट को प्रतिवर्ष लगभग $20 मिलियन मिलते हैं। राजा को अपनी परिवार के खर्चों जैसे यात्रा, हाउस कीपिंग और अन्य खर्चों को भुगतान करने के लिए केवल 25% लाभ प्राप्त होता है, और ये खर्च बहुत बड़े हो सकते हैं। ये देखते हुए कि 2000 के दशक में चार्ल्स को एक शानदार जीवन पसंद था। वह कहते हैं कि केवल विदेशी यात्राओं पर उनके सेवा कर्मचारी 50 लोगों तक है और घर पर बहुत ज्यादा 85 तक है। शायद उनकी आदतें अब बदल गई है, खासकर जब से शाही परिवार लागत में कटौती करने का इच्छुक है।
चार्ल्स के कपड़ों पर ज्यादा पैसे लागू नहीं होते हैं। वह पर्यावरण के अनुकूल फैशन के लिए खड़ा होता है और दशकों से वही कपड़े पहन रहा है। इसके लिए एकमात्र समस्या ये है कि उम्र के साथ वह हमेशा अपने पुराने कोट या जैकेट में फिट नहीं हो सकता। उसी समय फैशन विशेषज्ञों ने हमारे नायक की शैली के बारे में नोट किया है और उसने खुद मजाक में कहा कि वह एक ट्रेंड सेटर और एक आदमी की अलमारी के सबसे खराब उदाहरण के बीच पैंतरबाजी कर रहा था। उसका सबसे अच्छा समय 25 साल में आता है। ब्रिटिश सम्राट पारंपरिक रूप से बकिंगम पैलेस में रहता है, लेकिन ये वर्तमान में 2027 तक पुनर्निर्माण के अधीन है। सबसे अधिक संभावना है चार्ल्स और कैमिला तब तक अपने लंदन निवास क्लेरेंस हाउस में रहेंगे। सामान्य तौर पर नया राजा बकिंगम पैलेस को पसंद नहीं करता है और इसे जनता के लिए अधिक खुला बनाने, राज्य भोज और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों को आयोजित करने का सुझाव देता है, लेकिन अन्य अधिक आरामदायक महलों में रहता है। यह संभावना नहीं है कि चार्ल्स अपने देश के निवास हाईग्रोव एस्टेट को जल्द ही छोड़ देगा। हमारा नायक 40 से अधिक वर्षों से वहां रहता है, घर की मरम्मत करने में कामयाब रहा और क्षेत्र पर एक जैविक खेत का निर्माण किया। हालांकि एक संभावना है कि राजा को इस संपत्ति का उपयोग अपने बेटे को करने के अवसर के लिए भुगतान करना होगा, क्योंकि यह प्रिंस विलियम की भूमि है। चार्ल्स की तीसरी संपत्ति बिरखल उन्हें अपने दादी से विरासत में मिली। 2005 में अपने शादी के बाद उन्होंने और कैमिला ने अपने हनीमून यहीं बिताया। इसके अलावा भविष्य के सम्राट को उनकी मृत्यु के बाद रानी मां से मे का स्कॉटिश हॉल विरासत में मिला। जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में चार्ल्स और उनकी पत्नी कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए वहां आते हैं और बाकी समय मई से सितंबर तक महल पर्यटकों के लिए खुला रहता है। चार्ल्स ब्रिटिश निर्मित कारों को पसंद करता है। अपने 21वें जन्मदिन पर उन्होंने अपनी मां से उपहार के रूप में एस्टन मार्टिन DB6 वॉलेंट सीरीज 2 प्राप्त की और इसे इको ट्रांसपोर्ट में मॉडिफाई कर दिया। अब कार का इंजन चीज और वाइन पर आधारित बायोफ्यूल द्वारा संचालित होता है। हमारे नायक ने बहरीन के अमीर से अपना दूसरा एस्टन मार्टिन वेंचस प्राप्त किया, लेकिन चार्ल्स ने खुद अपनी पहली पत्नी को एक कॉम्पैक्ट और व्यावहारिक फोर्ड एस्कॉर्ट दिया। डायना ने इस कार का इस्तेमाल पोलो मैचों में जाने के लिए किया, जहां उसका मंगेतर भाग लेता था। एक राय है कि किंग चार्ल्स III को सिंहासन छोड़ देना चाहिए और इसे विलियम को सौंप देना चाहिए। आपको क्या लगता है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस न कर दें।